पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सोनी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। सोलर पावर संयंत्र पर अन्नदाता की विशेष प्रस्तुति। ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई तकनीक पर जानकारी। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाली बीमारियां और उनका निदान। हमारे प्रदेश में किसानों के सामने सिंचाई के साथ साथ अन्य कृषि कार्यों के लिए बिजली की समस्या विकट बनी रहती है, जिसके कारण कृषि कार्य सही समय पर संपादित नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ डीजल के बढ़ते दाम ने किसानों की कमर ही तोड़ दी है, जिसके कारण खेती में लागत खर्च काफी बढ़ जाता है। अतः आप किसान भाई इस समस्या से निजात पा सकते हैं। बस जरूरत है कि आप सोलर ऊर्जा उत्पन्न कर सोलर ऊर्जा का प्रयोग कृषि कार्यों में करें, जो कि एक सरल एवं सस्ता विकल्प है। लेकिन ये सोलर ऊर्जा है क्या, इस इकाई को कैसे लगाया जाए, इस पर विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए देखिए आज की यह विशेष प्रस्तुति। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है, जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज ये विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने में प्रयोग करते हैं। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाए जा रहे ढांचे की निर्माण की आवश्यकता होती है। सोलर सेल, जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है, इसके ऊपर सूर्य किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं, उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर पैनल। आइए हम चर्चा करते हैं मैनुअल टाइप सोलर पैनल के बारे में। इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। ये कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय सूर्य की सीधी किरण में सोलर पैनल को रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। ये एक स्थायी संरचना होती है, अर्थात इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संशोधित संस्करण आया है, जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिस तरफ रहता है उस दिशा में घूम जाता है। इसमें स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है।
तथा ये संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है, परंतु इसका मूल्य थोड़ा ज्यादा होता है। स्टैंडर्ड टाइप के निर्माण हेतु 5 किलोवाट पैनल का मूल्य लगभग 5.5 लाख होता है तथा 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाले पैनल का मूल्य 3 से 3.5 लाख रुपए होता है। इसका अर्थ ये है कि 1 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल का मूल्य लगभग 1 लाख रुपए होता है। ऑटोमेटिक ट्रैकर टाइप पैनल हेतु 5.5 किलोवाट क्षमता वाले पैनल का मूल्य 6.5 लाख रुपए होता है। अगर आपके पास पहले से ही स्टैंडर्ड पैनल लगा हो तो उसे हम ऑटोमेटिक ट्रैकर में परिवर्तित कर सकते हैं। इस हेतु आपको 1.5 लाख रुपए अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। अगर आपकी विद्युत मोटर 2 हॉर्स पावर की है तो उसे 2 किलोवाट के सोलर पैनल से आसानी से चलाया जा सकता है और यदि आपकी मोटर 5 हॉर्स पावर की है तो उसके लिए 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। आपके पास अगर विद्युत मोटर उपलब्ध है तो इसके लिए आपको अलग से कोई विशेष प्रकार की मोटर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सोलर पैनल द्वारा उत्पादित करंट डीसी होता है, जबकि हमारी विद्युत मोटर एसी करंट से चलती है। अतः इस डीसी करंट को एसी करंट में परिवर्तित करने के लिए पीएफटी नामक एक उपकरण लगाना पड़ता है। इसे हम विद्युत मोटर में लगाते हैं। यह सोलर पैनल पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें कोई खतरा नहीं है। अगर किसान इसे बंद करना भूल ही जाए तो ये एक निश्चित समय के उपरांत स्वयं बंद हो जाता है और अगले दिन फिर से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यह सोलर पैनल एक बार लगाने के बाद लगभग 25 वर्ष तक कार्य करता है तथा कुछ कंपनी सोलर पैनल पर 5 साल की गारंटी व निःशुल्क सर्विस भी देती है। यह सोलर पावर इतना सुरक्षित है कि इससे विद्युत मोटर जलने की कोई भी संभावना नहीं होती। इस सोलर पैनल से पानी निकालकर हम फव्वारा अथवा ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कर पानी की भी बचत कर सकते हैं। किसान को इस सोलर पैनल पर केंद्र सरकार द्वारा लागत का 30% अनुदान देय है। इससे संबंधित अनुदान अन्य कार्य जानकारी हेतु संपर्क करें। किसान भाइयों, सोलर पंप न केवल बिजली की अनिश्चितता से बचाता है बल्कि विद्युत बिल व डीजल द्वारा सिंचाई में आने वाले खर्च को भी बचाता है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक गन्ना की बुआई नहीं की है वह अभी भी गन्ना की बुआई कर सकते हैं। बस जरूरत है आप गन्ने की सही प्रजातियों का चयन कर बुआई की सही विधियों को अपनाएं। और इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे गन्ना बुआई की ट्रेंच विधि के बारे में, जो कि गन्ना बुआई की काफी सफल विधि है, जिसकी तकनीकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र नगीना, जिला बिजनौर के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर के.सी। जो हमारा सामान्य गन्ने की जो बुआई हमारा किसान करता है वो सामान्य तरीके से खेत में अपने ट्रैक्टर से जो नाली का कोण बना के सीधे बुआई करता है। और ट्रेंच में अब आते हैं बात हमको ट्रेंच की बताने की। ट्रेंच में क्या होता है कि यह जो एक इसमें आप सीधे खाई खोदना जिसे कहते हैं आप लोग, अब नाली बनाना होता है, सीधे आपकी भाषा में नाली बनाना होता है। इसमें क्या होता है कि 30 सेंटीमीटर गहरी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी एक नाली सी बना दी जाती है, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में ट्रेंच बोलते हैं या देसी भाषा में खाई बोलते हैं। उसके बाद यह नाली एक नाली से दूसरे नाली की दूरी 120 सेंटीमीटर की रखी जाती है। अब जहाँ तक रही बात इसमें जो बीज की मात्रा होती है कि ट्रेंच में कितना बीज 1 हेक्टेयर में लगता है, इसमें लगभग 80 कुंटल इसमें थोड़ा बीज की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, आपको बीज शोधन करना होता है। इसके बाद इस नाली में जो आपका जो ट्रेंच बन जाता है, नाली के बीच में जो गन्ने के 2 आंख के टुकड़े होते हैं इनकी बुआई की जाती है। इसमें क्या है कि इसमें गन्ने को जैसे कहते हैं आपका बेड़ा या सीढ़ी नुमा बुआई की जाती है। इसमें एक गन्ने के टुकड़े से दूसरे गन्ने के टुकड़े की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, यानी कि 1 मीटर अगर आपकी नाली की बुआई करनी है तो उसमें आपके 10 टुकड़े आपके गन्ने के 2 आंख के लगेंगे। इसके बाद उसमें क्या होता है कि जैसे कि जो सामान्य विधि जब गन्ना बुआई करता है किसान तो पाटा मार देता है, उसमें क्या होता है गन्ने के ऊपर लगभग 15, 20, 25 सेंटीमीटर तक मिट्टी चढ़ जाती है, जिससे कि उसके जमाव में परेशानी होती है। ट्रेंच विधि में आपको क्या करना है कि जब बुआई करने के बाद इसके ऊपर अधिक से अधिक 3 से 4 सेंटीमीटर मिट्टी ऊपर चढ़ाई जाती है। और इसमें जो खाद देने की बात होती है 180 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास, यह 1 हेक्टेयर का इसका अनुमोदन होता है गन्ने के लिए। तो यह पूरी जो खाद की मात्रा होती है फास्फोरस और पोटास और नाइट्रोजन का
एक तिहाई, यानी कि अगर 180 किलो है तो उसका 60 किलो जो हमारी ट्रेंच बनती है पूरे खेत में न देने के बजाय बुआई से गन्ने के टुकड़ों को ट्रेंच में डालने से पहले उसमें इस नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा को ट्रेंच में डालकर उसको खेत अच्छी तरह से मिट्टी से मिला लिया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर गन्ने के टुकड़े डाले जाते हैं। फिर आप जैसे बताया कि मिट्टी से उसकी जो 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई से ढक दी जाती है। इसके बाद आप अगर आपने एक बुआई की है अच्छी नमी की दशा में तो जमाव धीरे धीरे गन्ने का जमाव होने में 40 से 50 दिन लगता है। सामान्य विधि से जो गन्ने की बुआई होती है उसमें जो गन्ने का जमाव का प्रतिशत होता है वो 40 से 45% से अधिक गन्ने का जमाव नहीं हो पाता है। ट्रेंच विधि में यह जो जमाव होता है 80 से 85% तक जमा हो जाता है। क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है इसके ऊपर जो मिट्टी चढ़ाई जाती है ट्रेंच में 3 से 4 सेंटीमीटर और सामान्य में 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक मिट्टी चढ़ जाती है। इसके बाद जहाँ तक रही इसमें जो पानी देने की बात आती है, जो हमारा ट्रेंच मेथड होता है, ट्रेंच मेथड में जो पानी देने की बात है पूरे खेत में पानी नहीं दिया जाता। इससे ट्रेंच मेथड से खरपतवारों का भी नियंत्रण किया जा सकता है। सामान्य गन्ने में पूरे खेत में पानी दिया जाता है जिससे क्या होता है कि पूरे खेत में एक साथ खरपतवार आते हैं। ट्रेंच होता है जो दो ट्रेंच के बीच की दूरी होती है वो सुरक्षित बची रहती है, उसमें पानी नहीं आता है। जो ट्रेंच में हमारा पानी आता है सीधे सीधे आपको ट्रेंच में पानी डालेंगे तो आपको अगर 1 हेक्टेयर यदि आपने गन्ना की बुआई कर रखी है ट्रेंच विधि से तो कम 20 घंटे आपके पानी के जो सिंचाई का लगता है चाहे डीजल या बिजली का है उससे भी बचत की जाती है, उसकी भी बचत हो जाती है। मतलब कि सीधे सीधे आपकी सिंचाई पे जो लागत आ रही है उससे भी बचत हो जाती है। तो आपको ट्रेंच विधि जो है आपका है देखना है कि आपको ट्रेंच विधि अपनाने के लिए ही ये बात बताई जाती है कि ट्रेंच में जमाव अच्छा होगा, आपकी लागत कम होगी। लागत कम इन होगा ऐसे होगा कि आपकी जो कि पानी की जो सिंचाई की मात्रा होती है वो जो खरपतवार होते हैं, खरपतवार अधिक जो उगते हैं उनसे निदान होता है। और साथ साथ इसमें फ़ायदा ये होगा कि कुछ बनाते हैं जो खाई दो खाई बनाते हैं 120 सेंटीमीटर पे, इसके बीच की जो दूरी होती है इस खाली स्थान को हमारा जो प्रायः जो गन्ने का जो क्षेत्रफल हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है लगभग 80% गन्ना हमारा बसंतकालीन और ग्रीष्मकालीन ही बुआई की जाती है। इसमें हमारा किसान जो सहफसल खेती की बात होती है, दलहनी फसल चाहे लोबिया हो चाहे फली के लिए उनके बेड पर 2-3 कतार उसकी बुआई करके वो अतिरिक्त आमदनी की ले सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो गन्ने की लागत होती है या आपकी जो 3 महीने की फसल 2 महीने की फसल होती है, मूंग जैसे 2 में 60-65 दिन में आता है, आपके उड़द 75-80 दिन लेती है, लोबिया की फसलें होती है, इन सबसे जो 60 समय में इनसे अतिरिक्त आमदनी ले करके आप अपने गन्ने की पूरी लागत इन फसलों से ले सकते हैं। साथ ही साथ जो ये दलहन की फसलें हैं ये आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के भी काम करती है। इसमें सामान्य गन्ने की तुलना में कम से कम 25 से 30% अधिक उत्पादन होता है, लागत कम आती है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि जो भी इसमें खाद उर्वरक देने की बात आती है पूरी फसल में देने के बजाय सारी चीज़ें आपके ट्रेंच में सिमट के आ जाती है। और इसमें जो बात आती है कि मिट्टी चढ़ाने की बात, जब जून का महीना आता है ट्रेंच में जो बीच की जो ट्रेंच बनी होती है उसको जो सह फसल लिया आपने उसकी कटाई करने के बाद उसी में आप उसको जैसे कि अगर उड़द मूंग या लोबिया है उसी में जुताई करके या खुदाई करके मिला देते हैं तो जीवांश बढ़ाने का काम करता है। फिर उसका जो बीच की जो मेड़ होती है ट्रेंच की बीच बनती है वह आपके मिट्टी चढ़ाने के काम पे आ जाती है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जायद मौसम में किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत लौकी, नेनुआ, ककड़ी, खीरा, तरबूज एवं खरबूजा इत्यादि की खेती बड़े क्षेत्र पर करते हैं। इन फसलों में विभिन्न रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है और यदि समय रहते इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो इन रोगों के कारण फसल को काफी क्षति होती है। अतः कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाले रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर RP घासोलिया। सबसे पहले किसान भाई जो 1-2 बड़ी बीमारी आती है वो है इसमें एक आर्द्र पतन रोग है जिसको हम इंग्लिश में डैम्पिंग ओपी कहते हैं। ये बीमारी आती है जब इसकी छोटी पौध होती है खेत में लगाते हैं
बोते हैं। उसके बाद में इसमें जो ज़मीन लेवल से पौधों की जो तना है वो गल करके पौधा ज़मीन पे लेट जाता है, गिर जाता है। ये इसकी खास पहचान है, छोटी पौधे। तो किसान भाई इसके लिए क्या करें, सबसे पहले जब उसकी बुआई कर रहे हैं तो उसका बीज का उपचार करें। बीज उपचार के लिए किसान भाई को दवा लेनी पड़ेगी, एक फफूंदनाशक है और उसका नाम है थायराम। या थायराम नहीं मिलती है किसान भाई तो उसके हम कैप्टान ले सकते हैं, और कैप्टान भी नहीं मिलती है तो जो कार्बेंडाजिम दवा आती है वो ले सकते हैं। जो थायराम और कैप्टान है उसकी 2 ग्राम दवा के हिसाब से प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके उसको बुआई करें। बुआई कर देंगे तो उससे ये डैम्पिंग जो बीमारी थी ये नहीं आएगी। इसके अलावा किसान भाई इसमें दूसरी बीमारी आती है, एक डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं उसको, तुलासीता रोग। जब फसल लगभग 2 महीने की हो जाती है, 2.5 महीने की हो जाती है, तब इसमें एक डाउनी मिल्ड्यू रोग आता है, तुलासीता। इसकी खास पहचान किसान इस तरह कर सकते हैं। आप पत्तियों पे जो भी कद्दू भर की फसलें जैसे लौकी है, आपका खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, टिंडा है, इस पे जो पत्तियों पे देखेंगे, ऊपर पत्तियों पे हमें पीले पीले धब्बे दिखेंगे, चकते दिखेंगे। अगर उसको पलट करके देखेंगे पत्ती को तो उसके नीचे हमें उसको फफूंद लटकी हुई दिखेगी उस पर। तो ये इसका डाउनी मिल्ड्यू के पहचान है। तो किसान भाई इसके जाकर डाउनी मिल्ड्यू खेत में आ गई तो आपको करना क्या है कि जो मैनकोजेब दवा आती है वो, या मेटालेजिल दवा आती है, दोनों में से कोई एक ले, या दोनों का आजकल एक कॉम्बिनेशन होता है जो रिडोमिल के नाम से आता है, ये लेके दवा करके इसका स्प्रे करें। इसके आपको 2 छिड़काव करने हैं, हर 15 दिन बाद इस छिड़काव करना है। इसके अलावा किसान भाई इसमें दवा बीमारी आती है जिसको बोलते हैं मोजेक, इसको कद्दूओं की चित कबरा रोग बोलते हैं, जो विषाणु से आता है। इसमें पत्तियों पे पीले रंग के जगह जगह चकते चकते धब्बे बन जाते हैं, चित कबरा बना जाता है, इसको बोलते हैं मोजेक। ये किसान भाई विषाणु से होती है। इसका जो फैलाव होता है वो कीड़ों से होता है, इसलिए इसका जो इलाज है वो है कीड़ों को मारना। तो कीड़े मारने के लिए जो कीटनाशक दवा है उसमें से जैसे डाइमिथोएट आती है या इमिडाक्लोप्रिड आती है, दोनों में से कोई एक दवा लें। अगर डाइमिथोएट किसान भाई आप ले रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवा लें, या अगर हम इमिडाक्लोप्रिड से उनका इलाज करना चाह रहे हैं तो 1 टंकी जो है उसमें हम 6 से 7 ml दवा लें 15 लीटर वाली में। इसका छिड़काव करें, 2-3 छिड़काव करें तो जो भी इसके कीड़े हैं उसका खत्म हो जाएगा, तो बीमारी फैलेगी नहीं। इसके अलावा किसान भाई इसमें एक बीमारी आती है, उसको बोलते हैं श्याम वर्ण रोग, उसको इंग्लिश बोलते हैं एंथ्रेक्नोज। इस पे पत्तों पे काले काले धब्बे बनते हैं, गहरे भूरे लगे। जब फल बनते हैं तो फलों पे ज़्यादा इसका असर आता है, तो फलों पे इस पर काले धब्बे बनते हैं, फलों की शेप बिगड़ जाती है, आकृति बिगड़ जाती है उस पर, और काले हो जाते हैं फल। तो इसके लिए किसान भाई क्या करें, तो मैनकोजेब जो दवा आप बता रहे थे उसका अगर आप छिड़काव करें 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, तो इससे इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। इसमें दूसरी बात किसान भाई एक जो बड़ी बीमारी आती है वो बोलते हैं छाछिया रोग। छाछिया रोग किसान भाई आप जैसे जानते हो, जैसे कद्दू वर्गीय फसलों में छाछिया रोग में पत्तियों पे सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण आटे जैसा आ जाता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है किसान भाई। जैसे छाछिया उसमें आता है तो इसमें जो कैराथिन, जो डाइनोकेप के नाम से एक दवा आती है, उसका आप छिड़काव करें। कैराथिन के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। या अगर ये दवा उपलब्ध नहीं है तो इसके अलावा एक ट्राइडीमोर्फ दवा आती है जो कैलिक्जिन के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। इन दोनों में से किसी एक दवा को 15 लीटर वाली टंकी में 15 ml दवा घोल करके अगर आप 2 छिड़काव करते हैं तो किसान भाई जो छाछिया रोग आ रहा है कुकर बीट्स में, जो कद्दू वर्गीय की फसलों में, उसको नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई साथ में ये ध्यान रखें कि जो कद्दू वर्गीय फल लगाए उसमें बहुत ज़्यादा अगर पौधे हैं तो उनको निकाल दें, उसकी छटाई करते रहें। किसान भाइयों एक प्रमुख रोग और आता है कद्दू वर्गीय फसलों में जिसको बोलते हैं जड़ गांठ रोग। ये एक नेमाटोड है, सूत्रकृमि से होता है, जो मिट्टी में रहता है। तो आजकल ये जो पॉली हाउसेज है, प्रोटेक्टेड कल्चर, वहाँ ज़्यादा आ रहा है और वैसे खेत में भी खूब आ रहा है। इसकी खास पहचान जो किसान भाई ये है कि जब अगर खेत में फसल लगी हुई है और उसमें कुछ पौधे पीले हो रहे हैं या छोटे रह गए तो उनको अगर आप निकाल करके देखें तो जड़ों में गांठें मिलेगी, माड़ा सी बन जाती है जड़ों में। ये इसकी खास पहचान है। तो ये सूत्रकृमि सी हो रही है। तो किसान भाई इसकी सबसे बड़ी जो बचाव का जो उपचार है वो है, एक तो फसल को बदल के बोएं, दूसरा गर्मियों में इसकी गहरी जुताई कर लें, और तीसरा अगर जैसे अपन करना चाहते जो अगर वो डालना चाह रहे हैं सूत्रकृमिनाशक दवा जिसको हम बोलते हैं कार्बोफ्यूरान, उसको हम कम से कम 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई से पहले खेत में मिला करके फिर हम इसकी बुआई करें। ये को खुले खेत की बात है किसान भाई। अगर हम पॉली हाउस की बात करें, प्रोटेक्टेड कल्टीवेटर, वहाँ अगर कुकर बीट्स को बचाना है तो वहाँ हमें जो जून माह है, जून का महीना है, वहाँ उसमें जो मिट्टी है उसकी पॉली हाउस की, उसको थोड़ी सी हम गीली कर लें, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी पॉलीथीन की सीट बिछा दें और उसको हम कम से कम 1 महीने तक उसको बिछी रहने दें। उससे क्या होगा, जो गर्मी बढ़ेगी उसके अंदर, उससे जितने भी सूत्रकृमि वो खत्म हो जाएंगे। अगर किसान भाई अपन ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसके अलावा अगर इसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मलिन दवा आती है।
फॉर्मेलिन की हम किसान भाई आप इसकी ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग करने का मतलब ये है कि 1 लीटर अगर आप फॉर्मेलिन ले रहे हैं तो 10 लीटर पानी लो, यानी कि 1:10 का अनुपात में लेकर के 1 लीटर फॉर्मेलिन और 10 लीटर पानी का घोल बना करके, और जो मिट्टी है अंदर उसको पूरी को भिगो दो, मिट्टी जो ड्रेंच कर दो, उसमें पूरी को सैचुरेट कर दो, 1 फीट तक गीली कर दो उसको, और उसको पूरा ढक दो और उसको 5-7 दिन के लिए छोड़ दो ढकी हुई। उसके बाद उसको ओपन कर दो खेत को, और फिर उसके बाद में 10-12 दिन आप उसकी बुआई कर दे। तो ये जो फॉर्मेलिन का उपचार है भी एक बहुत बढ़िया उपचार है इसका। अगर किसान वो खड़ी फसल में अगर आ जाती है और कल्ला करा के जड़गांठ बढ़ रही है, तो वहाँ भी हम जो फुराडान है उसको 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बिखेर करके निराई गुड़ाई हल्की करके पानी पिलाते ऊपर से, तो उससे भी इसका उपचार हम कर सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में इन क्षेत्रों में आकाश में हल्के बादल छाए रहने, दिन एवं रात्रि के तापमानों में हल्की वृद्धि होने से दिन का अधिकतम तापमान 29.4 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड व रात्रि का न्यूनतम तापमान 15.4 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने तथा सुबह के समय वायुमंडलीय हवा में नमी 86 से 92% एवं दोपहर बाद हवा में नमी 42 से 52% के मध्य रहने, कम गति की हवा 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से बहने तथा आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में इन क्षेत्रों में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। अतः ऐसे अनुमानित मौसम में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को अपने खेतों में खड़ी इस मौसम की विभिन्न फसलों, फलदार वृक्षों, सब्जियों एवं अपने पालतू पशुओं में कुछ कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह दी जाती है, जो इस प्रकार है। अभी हाल ही में हुई बारिश खेतों में खड़ी गेहूं की सभी अवस्थाओं विशेषकर देर से बोई दुधिया अवस्था की फसल हेतु लाभकारी रही तथा आगे आने वाले दिनों में संभावित शुष्क मौसम के बावजूद गेहूं की किसी अवस्था की फसल में कोई सिंचाई न करें। इस सप्ताह का संभावित तापमान गेहूं की फसल के पकने में सहायक होगा। नवंबर के प्रथम पखवाड़े में बोई गेहूं की कुछ प्रजातियों के इस सप्ताह पकने की अवस्था में आने की संभावना है। अतः सलाह दी जाती है कि कृषक भाई गेहूं की पकी फसल की कटाई एवं मड़ाई करने हेतु आवश्यक कृषि यंत्रों जैसे हंसिया, दराती आदि तथा कटाई के क्षेत्र के अनुसार आवश्यक मजदूरों आदि की व्यवस्था समय से कर लें। तापमानों में हो रही वृद्धि के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई मूंग एवं उड़द की बुआई अब न करें। हाल ही में हुई बारिश के मद्देनजर पहले बोई इन फसलों में इस सप्ताह सिंचाई न करें तथा निराई गुड़ाई कर खरपतवार नियंत्रित करें, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार हो सके। घने पौधों को उखाड़कर पौधों के बीच 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी नियंत्रित कर दें। गन्ने की नौलक फसल की कटाई जारी रखें। गन्ने की कटाई के बाद पेड़ी की फसल में संतुलित उर्वरक दें। इस हेतु पहले से खेत में गन्ने की अतिरिक्त सूखी पत्तियों को खेत से बाहर निकाल दें। शेष बची पत्तियों को समान रूप से खेत में फैला दें। अभी हाल ही में हुई बारिश के मद्देनजर सिंचाई न करें तथा पंक्तियों के बीच 40 किलोग्राम यूरिया, 180 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति एकड़ की दर से समान रूप से बखेर कर कुदाल अथवा कल्टीवेटर की सहायता से गुड़ाई कर मिट्टी में मिला दें। किसी भी हालत में गन्ने के खेत में सूखी पत्तियों में आग न लगाएं, अन्यथा समीपवर्ती गेहूं की पकी फसल में नुकसान हो सकता है। जो किसान भाई बरसीम की फसल की 3 बार कटाई कर चुके हों तथा यदि वे बरसीम का बीज उत्पादन करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि बरसीम की कटाई बंद कर दें। तापमान बढ़ने से खेतों में खड़ी खीरा, लौकी, करेला
आदि कद्दू वर्गीय फसलों में रेड बीटल कीटों के लगने की संभावना है, जिनसे पत्तियों एवं छोटे छोटे फलों को नुकसान हो सकता है। यदि इन कीटों का 10% से अधिक प्रकोप दिखाई दे रहा है, तब फसल सुरक्षा हेतु सुबह के समय जब पत्तियां गीली हों, सेविन नामक धूल का हल्का छिड़काव करें या 0.2% का घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सुजना ललितपुर के कमलेश राजभर ने। आपने बकरियों में थनैला के निदान पर जानकारी चाहिए है। जो पशुपालक भाई ने पूछा है कि उनके बकरियों में थनैला किस प्रकार होता है। इस बीमारी में प्रभावित पशु के थनों में सूजन आती है, थन बड़े और लाल हो जाते हैं, थन से सूजन ऊपर की तरफ एन की तरफ बढ़ती है। यह मुख्यतः स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया से होता है। कुछ केसेज में फंगल मेस्टाइटिस यानी कवक जनित मेस्टाइटिस भी देखी गई है। इसके अलावा क्लाइमाइडियल मेस्टाइटिस भी हो सकती है, क्लाइमाइडिया से होता है। वायरल मेस्टाइटिस भी खूब देखी जाती है। मेस्टाइटिस का कारण कोई भी हो, थनों में सूजन आती है, थन लाल पड़ जाते हैं। सूजन यदि सही समय पर इलाज न करवाया जाए तो अंत में फाइब्रोसिस यानी जो दूध बनाने वाली नलियां हैं, लैक्टोजेनिक ग्लैंड्स हैं, जो उनमें अंत में वो फाइबर द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है, यानी उनकी जगह दूध ना उत्पादन करने वाले फाइबर्स बन जाते हैं और बकरी दूध देना बंद कर देती है। इस रोग में पशु को बुखार भी हो सकता है, पशु चारा खाना बंद कर सकता है। दूध की जगह पर छिछड़े आते हैं। पहले दूध गाढ़ा होता है, उसके बाद छिछड़े आने शुरू होते हैं, छिछड़ों का आकार बढ़ता जाता है। अंत में प्रभावित पशु के थनों से सिर्फ पानी निकलता है, धीरे धीरे पानी निकलना भी बंद हो जाता है और अंत में एंड में फाइब्रोसिस हो जाती है, थन पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। उस बीमारी में अधिकतर औषधियाँ निष्प्रभावी हो जाती है। इस रोग के होने पर शुरुआत में ही यदि 1-2 दिन शुरू होने में तुरंत इलाज शुरू करवा दिया जाए तो पशु बड़े आराम से ठीक हो सकते हैं तथा पशुपालक आर्थिक हानि से बच सकते हैं। मैं पशुपालक भाइयों को अवगत कराना चाहूँगा कि थनैला पशुओं का अत्यंत घातक रोग है। पशु दूध के लिए मुख्यतः रखे जाते हैं, मांस के लिए रखे जाते हैं। यदि थनैला हो जाएगा बकरियों में तो उसके बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, बच्चों में मृत्यु दर बढ़ जाएगी, बकरी उत्पादन अलाभदायक, गैर लाभदायक हो जाएगा। तो इस बीमारी के लक्षण पशुपालक भाई यदि देखें तो तुरंत निकटतम पशु चिकित्सालय पर संपर्क करें, जहां पशु चिकित्सक की सलाह से लेटेस्ट एंटीबायोटिक औषधियों, प्रदाह रोगी औषधियों, एंटीहिस्टामिनिक औषधियों इत्यादि का नियमित रूप से प्रयोग करके, और थनों के अंदर भी दवाएं डाली जाती हैं सूजन कम करने के लिए, इन्फेक्शन करने के लिए, उनका नियमित रूप से 4-5 दिन इलाज होता है और उसके बाद पशु पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अमरूद के बाग से लाखों की आय ले रहे किसान का अनुभव। अजोला उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक पर एक जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।